हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके कॉमा मैथ हैस में स्वागत है। हमने चोल राजाओं के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ाया था। उसके बाद चोल प्रशासन के बारे में पढ़ाया, जिसमें स्थानीय प्रशासन के बारे में भी मैंने पढ़ाया था। आज हम चोल से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, जिससे हमेशा ही प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। चोल भूमिकर जो था 1/3 भाग जो है भूमिकर के रूप में वसूला जाता था। भूमिकर का अर्थ है कि जो कृषक थे उनसे जो है फसल जो उनसे वसूला जाता था शासकों के द्वारा, वह 1/3 भाग होता था। ब्राह्मणों को चोल काल में भूमि दिया गया था, वह 2 प्रकार के थे। पहला भूमि था जो मुक्त भूमि था, मतलब उन पर कर नहीं लिया जाता था, उसको कहा जाता था चतुर्वेदी मंगलम। यह कर मुक्त भूमि होता था, मतलब इसको अगर किसी ब्राह्मण को दिया जाता था तो उनसे कर वसूला नहीं जाता था, और इसको कहा जाता था चतुर्वेदी मंगलम। दूसरा प्रकार का जो भूमि था, जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था, उस भूमि को कहा जाता था ब्रह्मदे। ये हमेशा पूछा जाता है, VVI है, इसको याद रखिएगा कि चोल काल में शासकों के द्वारा जो ब्राह्मणों को दान में भूमि दिया जाता था उसे कहा जाता था ब्रह्मदे। ये हमेशा ही पूछा जाता है। सोने के सिक्के चोल काल में प्रचलित थे, जिसको कहा जाता था कलंजु। ये सोने का सिक्का था जो चोल काल में प्रचलित था, इसको कहा जाता था कलंजु। कई बार पूछता था कि चोल काल में जो सोने के सिक्का प्रचलित है उसका क्या नाम है, तो याद रखिएगा उसका नाम है कलंजु। कन्नड़ साहित्य के रचनाकार थे पंप, पोन और रन। ये त्रिरत्न कहे जाते थे। कन्नड़ साहित्य की ये रचना करते थे। इनकी कई जो है साहित्य कन्नड़ के रूप में, कन्नड़ भाषा के रूप में लिखी गई है। ये कन्नड़ भाषा का उपयोग करते थे अपने साहित्य में, और इनको त्रिरत्न कहा जाता है। चोल काल में ये बहुत प्रसिद्ध थे। कई बार प्रश्न में पंप और रन का नाम कई बार पूछा गया है कि ये किस काल से संबंधित है, तो चोल काल से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। दूसरा है तमिल साहित्य लिखने वाले थे कम्बन, पुगलेंदी और ओट्टकुट्टन, जिसमें से कम्बन के बारे में हमेशा पूछा जाता था कि ये किस काल के साहित्यकार हैं, तमिल साहित्यकार हैं, तो याद रखिएगा चोल काल के ये तमिल साहित्यकार हैं। इनके बारे में बराबर जो है प्रश्न पूछा जाता है। पर्सी ब्राउन ने बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर कहा जाता था, जिसे राजराज प्रथम ने बनवाया था, इसके विमान की प्रशंसा की है और कहा है कि भारत में जितने भी उस काल के मंदिर बनाए गए थे उसमें यह उत्कृष्ट प्रकार का मंदिर था, जिसका विमान के बारे में प्रशंसा किया गया। कई बार पर्सी ब्राउन के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि पर्सी ब्राउन ने चोलकालीन किस मंदिर के बारे में प्रशंसा किया है, तो याद रखिएगा बृहदेश्वर मंदिर। इसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। दोनों एक ही नाम है, एक ही मंदिर का है। कभी कभी बृहदेश्वर मंदिर दे देता है, कभी कभी राजराजेश्वर मंदिर दे देता है। राजराज प्रथम ने इसको बनाया था, इसको याद रखिएगा। ये हमेशा प्रश्न में पूछा जाता है। ये चोलकालीन मंदिर है, सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। नटराज की प्रतिमा, अभी जो आप देखते हैं नटराज की प्रतिमा कांसे की, वह चोल काल की ही देन है। इसी काल में नटराज की प्रतिमा बनाई गई थी। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि नटराज की जो प्रतिमा है किस काल की देन है, तो चोल काल की देन है। चोल शासकों ने नटराज की प्रतिमा को बनवाया था। ये कई बार प्रश्न में पूछता है। राजेंद्र एक के गुरु ईशान शिव पंडित थे, जिनको शैव थे। ये राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। हमेशा पूछा जाता है कि ईशान शिव पंडित किसके गुरु थे, तो राजेंद्र प्रथम के ये गुरु थे। इसके बारे में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। महत्वपूर्ण बंदरगाह चोल काल में थे कावेरी पट्टनम। कई बार पूछा जाता है कि चोल काल के महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन से थे, तो याद रखिएगा कावेरी पट्टनम चोलकालीन महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। परांतर प्रथम ने उत्मेरु अभिलेख की जो रचना हुई थी, वह परांतर प्रथम जब शासक था उसी समय उत्मेरु अभिलेख की रचना हुई थी, और उसमें सभा और संस्था का वर्णन किया गया है। किसमें? उत्मेरु अभिलेख में। याद रखिएगा, पूछता है कि उत्मेरु अभिलेख किसके काल में लिखा गया था, तो परांतर प्रथम जब शासक था उसी समय में लिखा गया था, और उसमें सभा और संस्था के बारे में वर्णन है। स्थानीय प्रशासन पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था, उसमें बताया था कि उत्मेरु अभिलेख में उसके बारे में वर्णन किया गया है। कई बार ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। चोल की राजधानी कालक्रम के अनुसार बदलती रही। हर शासकों ने अपने समय में अलग अलग राजधानी बनाया। सबसे पहले चोलकालीन राजधानी जो थी उरैयूर थी, याद रखिएगा। उसके बाद तंजौर को बनाया गया।
उसके बाद गंगैकोट को बनाया गया, उसके बाद चोलपुरम को बनाया गया और सबसे अंतिम जो है कांची बनाया गया। इसके बाद जो है चोलों का पतन हो गया। ये क्रम से याद रखिए, कभी कभी क्रम से प्रश्न पूछ देता है कि चोलकालीन जो राजधानी अलग अलग शासकों के समय में थी, तो पहले कौन था, उसके बाद कौन राजधानी बना, उसके बाद कौन राजधानी बना, उसके बाद कौन राजधानी बना, तो इसको क्रम से आप याद रखिएगा। बगान समिति जो था वो सड़कों की देखभाल करता था। जिस तरह अभी जो सड़कों की देखभाल करने के लिए हैं, उसी तरह उस समय बगान समिति जो था वह सड़कों की देखभाल किया करता था। वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए धान का उपयोग किया जाता था। जो वस्तु का लेन देन किया जाता था वह धान देकर उस वस्तु का लेन देन किया जाता था। हाल के समय में भी भारत में धान को देकर वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था। उस समय जो था सोने के सिक्के तो प्रचलित थे, कलंजु, लेकिन स्थानीय लोग जो थे वस्तु का लेन देन करते थे और धान देकर किसी वस्तु को प्राप्त करते थे। इसको याद रखिएगा, पूछता है कई बार। मणिग्रामम, नाना देशी, बलंजियार, ये व्यापारिक समूह थे। याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है कि मणिग्रामम क्या है, तो व्यापारिक समूह है। नाना देशी क्या है, तो व्यापारिक समूह है। बलंजियार क्या है, तो व्यापारिक समूह है। ये कई बार इसके बारे में प्रश्न जो है हमेशा जो है पूछा गया है। कई बार एग्जाम में इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है कि ये क्या थे चोलकालीन, तो व्यापारिक समूह थे। विष्णु के उपासक को इस समय अलवार कहा जाता था। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा प्रश्न पूछता है कि विष्णु के उपासक को क्या कहा जाता था, तो अलवार कहा जाता था। और शिव के उपासक को नयनार कहा जाता था। इसको याद करने का तरीका का नयन, यहाँ पे जो शिव भगवान का नयन होता है, तो याद रखिएगा नयनार शिव भक्त थे और अलवार ये जो थे विष्णु के अवतार थे। इसको आप ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं। ये चोलकालीन कुछ महत्वपूर्ण जानकारी था जिससे प्रश्न जो है हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण विषय के बारे में पढ़ेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबा लीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। हाँ, चोलकालीन संबंधित कुछ प्रश्नों को भी देखेंगे कि